कृति कौन? मैं हाल ही में ये शांत इलाके में रहने आया और तब से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। यहाँ के निवासी काफी मिलनसार थे, लेकिन उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे मुझे अजीब सा महसूस होता था। एक शाम जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने अपने मेलबॉक्स में एक फ्लावर देखा जो नेबरहुड बैच का इनविटेशन था। ये वहाँ के लोगों का ग्रुप था जो समुदाय को सेफ रखने के लिए बनाया था। मैं मन ही मन हंसा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ये पुरानी बात हो गई है। मैंने एक मीटिंग में जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरा शेड्यूल पहले से ही टाइट था और उस समय मेरे पास सामाजिक कामों के लिए बहुत कम समय था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मैंने देखा कि बैच के मेंबर्स ज़्यादा दिखने लगे थे। वे हर समय सड़कों पर घूमते थे और उनके पास वॉकी टॉकी भी थे। वे अपडेट और रिपोर्ट देते समय स्टैटिक की आवाज़ करते थे। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हमारी सेफ्टी को लेकर ये उनके काम अच्छे थे। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका। वे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही करीब से देख रहे थे। घूरना और इतना ध्यान रखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मेरे बाल नियॉन हरे रंग के स्टाइल में हैं और मेरी गर्दन पर एक टैटू है। एक रात ऑफिस से देर से शिफ्ट के बाद लौटने पर मैंने अपना सामने का दरवाजा खुला पाया। जैसे ही मैं अंदर भागा, मेरे मन में घबराहट दौड़ गई। मुझे डर था कि कहीं चोरी ना हो गई हो, लेकिन कुछ भी गायब या बिखरा हुआ नहीं था और मैंने इसे अपनी लापरवाही मान लिया और अलर्ट रहने का फैसला किया। काफी तेज हवा चल रही थी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया हो। हालांकि घटना यही नहीं रुकी। अगले कुछ हफ्तों में मैंने देखा कि मेरे कचरे के डिब्बे उल्टे पड़े थे, मेरा बगीचा रौंदा हुआ था और मेरी कार में तोड़फोड़ की गई थी। मैंने इन घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उस नेबरहुड बैच और उनसे मिले अजीब लोगों पर मेरा शक भी बढ़ता गया। इन सभी घटनाओं के दौरान नेबरहुड बैच हमेशा बाहर और आसपास रहती थी और जब भी मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है, तो वे ज्यादातर कंधे उचका देते थे। मुझे हैरानी होने लगी है कि क्या इन घटनाओं के पीछे वे लोग थे और मुझे ऐसे कारणों से निशाना बना रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। जो डर और शक मुझ पर हावी हो गया था, मुझे साफ फील हो रहा था, जिससे मैं लगातार परेशान रहता था। मैं जवाब ढूंढने के लिए कोशिश में था, इसलिए मैंने अगले नेबरहुड बैच मीटिंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं कम्युनिटी सेंटर में घुसा, मुझे उन सभी नज़रों का बोझ फील हुआ जो साफ तौर पर मुझ पर थी। कमरा शांत था और मेंबर्स एक दूसरे को अजीब नज़र से देख रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा समझ रहा हूँ। मीटिंग हमेशा की तरह अपडेट और रिपोर्ट के साथ शुरू हुई, लेकिन मैं हवा में फैले तनाव को नज़रअंदाज नहीं कर सका। जब नए काम की बात आई तो मैंने हिम्मत जुटाई और ग्रुप से उन उत्पीड़न के बारे में बात की जिसका मैं सामना कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि बैच का मेरे खिलाफ कोई पुरानी दुश्मनी है। मुझे हैरानी, सहानुभूति और इनकार का मिला जुला रिएक्शन मिला। मुझे सदस्यों ने जोर देकर कहा कि बैच का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि शायद मैंने पड़ोस में कुछ दुश्मन बना लिए हैं और शायद वही लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे निराशा और एक तरह की लाचारी का अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि कोई भी अपनी गलती मानने या सच ढूंढने में मेरी मदद करने को रेडी नहीं था। मैंने तय किया कि अगर मुझे जवाब चाहिए तो मुझे उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपनी खुद की खुफिया निगरानी की, यानी बैच सदस्यों की हरकतों और कामों को चुपके से रिकॉर्ड किया। एक रात मुझे देर तक काम करना पड़ा। जब मैं अपने ड्राइववे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे साइड के दरवाजे के ठीक ऊपर लगी फ्लड लाइट जल रही थी। ये शक होने पर मैंने अपनी कार सड़क पर ही खड़ी कर दी और चुपचाप साइड के दरवाजे की ओर गया। फिर जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने अपने दो पड़ोसियों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे मेरे किचन में कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने अपना सेलफोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। मेरे पड़ोसी मेरे किचन के दराज में कुछ प्लान बनाते दिख रहे थे। शुक्र है कि वीडियो में आप उन्हें पुलिस को बुलाने के बारे में बात करते हुए साफ देख और सुन सकते हैं। मैं छिपा रहा और दोनों को मेरे घर से जाने दिया। जैसे ही मैंने इन अजीब पहेली को सुलझाया, मेरे दिमाग में एक डरावनी थ्योरी सामने आई। इन नेबरहुड बैच सदस्यों को लगता था कि मेरे अजीब लुक की वजह से मैं कम्युनिटी की इमेज के लिए खतरा हूं और उन्हें मुझे हटाने का जिम्मा खुद उठाना पड़ा। अब मेरे पास फोन वीडियो के रूप में जो सबूत था, मैंने उसे लेकर पुलिस का सामना किया।
हैरानी की बात है कि वे मेरे बातों से हैरान रह गए और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। दोषी लोगों को न सिर्फ नेबरहुड बेस से हटा दिया गया, बल्कि शुक्र है कि उन्हें कई अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो मेरे छोटे से शहर में नेबरहुड बेच पूरी तरह से खत्म हो गई। ये न जानते हुए कि इन दोनों के साथ कोई और भी शामिल था, मुझे अपनी कम्युनिटी में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल लगने लगा। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद मुझे परेशान करना पूरी तरह से बंद हो गया और मेरी जिंदगी आखिरकार नॉर्मल हो गई। मैं ये सब अकेले ही सामने लाया। मुझे लगता है कि इस मुश्किल अनुभव ने मुझे मजबूत नहीं बनाया। आखिर में मेरे कामों से पड़ोस में लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, अपने अनुभव और विचार शेयर करने लगे और इससे हमारी कम्युनिटी और ज्यादा समझदार बन गई। जहां तक मेरी बात है, मैंने पड़ोस में ही रहने का फैसला किया और सोच में बदलाव लाने का पक्का इरादा बनाया। भले ही मैं थोड़ा आलसी था और जाना नहीं चाहता था, मैंने तो अपनी खुद की नेबरहुड बेच भी बनाई। अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल करके अपने साथी पड़ोसियों और कम्युनिटी को सेफ रखने और उन्हें बेहतर बनाने में हेल्प की। हालांकि उन हफ्तों के निशान हमेशा रहेंगे, लेकिन वे इस बात की भी याद दिलाते रहेंगे कि हम में से हर किसी के अंदर कितनी ताकत और हिम्मत होती है, भले ही आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि अपने लिए खड़ा होना और सच्चाई की तलाश करना, चाहे ये सफर कितने भी मुश्किल, अजीब और कभी कभी डरावनी क्यों ना हो, आप पर और आपके आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकता है। (2019) मैं वेस्ट कोस्ट से न्यूयॉर्क के एक छोटे शहर में चला गया। शहर में वैसा ही प्यारा माहौल था जैसा आपको लगभग हॉलमार्क मूवी में मिलता है। हर कोई मिलनसार और मददगार लग रहा था। वहाँ जाने के कुछ ही समय बाद मुझे लगा कि मुझे कम्युनिटी में अपना लिया गया है। कुछ महीने बाद मेरे पड़ोसियों में से एक घर घर जाकर सबको बता रहा था कि उनके शेड में चोरी हुई है, जो उनके पीछे के आंगन में था। कथित चोर ने एक वीड वेकर, लॉन मूवर और दूसरे बाहरी औजार चुरा लिए थे। हालांकि चोरी की खबर से पड़ोस के कुछ लोग हैरान और थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मुझे कोई बेचैनी या बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। पहले एक खराब इलाके में रहने की वजह से मैं चोरी जैसी चीज़ों का आदी हो गया था। हालांकि मैंने अपने पड़ोसियों को चिंता भरी आवाज़ में भरोसा दिलाया कि मैं इस तरह के किसी भी व्यवहार पर नज़र रखूंगा। कुछ हफ्ते ठीक रहा, कोई चोरी नहीं हुई। मैं एक दोपहर में काम से घर लौटा। मुझे अपने मेलबॉक्स में नेबरहुड बेच होर्डिंग वाला एक फ्लावर मिला। वो फ्लावर असल में ऑफिशियल नहीं था, कोई ऑफिशियल बेच टीम नहीं थी, बल्कि पड़ोसियों का एक ग्रुप था जो लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए एक साथ आना चाहते थे। मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने इलाके में किसी और अपराध के बारे में न सुना था न मुझे बताया गया था। इसलिए मैं बगल वाले घर पर गया और अपने पड़ोसी क्लिफ से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना है। क्लिफ उन शांत स्वभाव लोगों में से एक था। वो 70 साल के आसपास का था और विधुर था। उसकी पत्नी आयरीन मेरे शहर आने से कुछ साल पहले गुजर गई थी। हालांकि क्लिफ शांत था, लेकिन वो उन सबसे अच्छे लोगों में से एक था। उसने मेरी कार, डिशवॉशर, ड्रायर ठीक करने में मेरी मदद की थी। यहाँ तक कि एक तूफान के बाद जब एक पेड़ पिछले दरवाजे से टकरा गया था तो उसने मेरे लिए एक नया स्लाइडिंग दरवाज़ा भी लगा दिया था। मैंने उससे कभी भी ये सब करने के लिए नहीं कहा। मुझे उसका शांत और चुप स्वभाव पसंद था, क्योंकि ये मुझे मेरी पिताजी की याद दिलाता था। जब मैंने क्लिफ से पूछा कि क्या उसने लगातार हो रहे अपराध के बारे में कुछ सुना है, तो वो अपनी भारी आवाज़ में थोड़ा बड़बड़ाया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। कुछ बदमाश घर में घुस कर चुरा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया और उसके ड्राइववे से नीचे उतरने से पहले उसे थोड़ी बहुत बात की। जब मैं कुछ फीट दूर था तो उसने मुझे चिल्लाकर कहा, आए, सावधान रहना, दरवाज़ा लॉक करके रखना। मैंने सुना है जो चोर है वो घर में घुस के चोरी कर रहा। तो मैंने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा। वो रात किसी भी दूसरी रात से अलग नहीं थी। मैंने अपना डिनर बनाया, वाइन पी और अपने कंप्यूटर पर कुछ काम किया। रात लगभग 11 बजे मुझे लगा कि मैंने बाहर कुछ सुना है, जिसे खांसी या कुछ और। मैं अपने लिविंग रूम की बड़ी खिड़की के पास गया और देखा। सड़क के उस पार मैंने अपने एक पड़ोसी को बाहर देखा, जो सीधे मेरे घर की तरफ देख रहा था। ये अजीब और थोड़ा डरावना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद तारों को देख रहा होगा, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ मिनट बाद मेरे पेट में कुछ अजीब सा लगा। मैंने उठकर वाइन का एक और गिलास लेने का फैसला किया।
मेरा किचन घर के पीछे है और सिंक और काउंटर के ऊपर एक बड़ी खिड़की है जो पीछे के आंगन की तरफ खुलती है। मेरा एक बड़ा आंगन है जो एक छोटे से लकड़ी के इलाके में ख़त्म होता है। जब मैं दूसरा गिलास डाल रहा था तो मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी और मुझे लगा कि मैंने कुछ हलचल देखी है। मैंने किचन की लाइट बंद कर दी ताकि मैं बाहर से दिखाई ना दूं और खिड़की के शीशे से देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे पीछे आंगन में एक आदमी मेरे घर को देख रहा था। मैं बता नहीं सकता कि वो कौन था क्योंकि बहुत अंधेरा था और वो काफ़ी दूर था, लेकिन ये पक्का एक इंसान था। जब मैं वहाँ घबराहट में खड़ा था तो उस आदमी का साया मेरे घर की तरफ दौड़ने लगा। मैं पीछे हट गया और समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पुलिस को फ़ोन करने का फैसला किया, लेकिन मेरा फ़ोन कमरे से दूर था। जैसे ही मैंने खुद को संभाला और तेज़ी से दूसरे कमरे की तरफ चलने लगा, मुझे ऊपर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से चल गया। घबराहट के उन कुछ पलों में मैंने ऊपर भारी कदमों की आवाज़ सुनी। मैं लिविंग रूम की अलमारी की तरफ भागा और कंबलों के नीचे छिप गया। मेरा फ़ोन अभी भी दूसरी टेबल पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर में कितने लोग हैं और मैं सच में कितने बड़े खतरे में हूँ। छिपने की कुछ ही सेकंड बाद मुझे भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। किस्मत से दरवाजे पर दस्तक हुई और कदमों की आवाज़ अचानक रुक गई। जूतों की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वे ठीक मेरे दरवाजे के बाहर हों। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई और इस बार उसके साथ आवाज़ आई, हेलो, घर पर कोई है? पुलिस यार। मैंने कदमों की आवाज़ थोड़ी तेज़ी से चलते हुए सुनी और वे दूसरे कमरे में रुक गए। आवाज़ से मैं समझ गया कि घुसपैठिया अब अलमारी के दरवाजे के पास नहीं था। बस एक उम्मीद के साथ मैं अलमारी से बाहर भागा और अपने सामने के दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाज़ा खोला और शुक्र है वो सच में एक असली पुलिस ऑफिसर था। मुझे पक्का यकीन होने लगा कि कोई मेरे घर में है और मैंने उस दिशा में कदमों की आवाज़ सुनी। ऑफिसर अंदर गया और कुछ ही देर में एक आदमी को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया। जब मैं खड़ा होकर ऑफिसर को उस आदमी को गिरफ्तार करते हुए देख रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए नहीं कि मेरे घर में कोई घुसपैठिया था, बल्कि इसलिए कि वो घुसपैठिया क्लिफ था, बगल वाला क्लिफ। जब वो मेरे पास से गुजरा तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था। जब मैं बाहर पुलिस वालों से बात कर रहा था तो मैंने सड़क के उस पार अपने पड़ोसी को देखा जो मेरे घर को घूर रहा था और दूसरे आदमी को देखा जिसे मैंने पीछे की आंगन में देखा था। वो मेरे पास आया। मैं तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गया, ये सोचकर कि ये दोनों भी इस घुसपैठिए के हिस्सा थे। लेकिन मैं गलत था। ये दोनों देर रात टहल रहे थे और ऐसा लगा कि क्लिफ ऊपर की खिड़की से मेरे घर में घुस रहा था। उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था और ऊपर क्लिफ की हरकतों पर नज़र रख रहे थे। मुझे लगता है कि वो बताना नहीं चाहते थे, इसलिए कि कहीं मैं तुरंत खतरे में न पड़ जाऊं। जांच के बाद उन्हें पता चला कि क्लिफ पड़ोसी चोर भी था। उसने उन सभी सामानों को चुराने और मेरे घर में घुसने की बात कबूल कर ली थी। हालांकि उसने कभी यह कबूल नहीं किया कि वो शाम मेरे घर के अंदर उसका क्या करने का प्लान था, जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी अजीब लगता है। मुझे लगता है कि अपनी पत्नी की मौत और नौकरी से रिटायर होने के बाद वो बोर हो गया था। उसे चोरी करने में मज़ा आता होगा और ऐसे ही उसे आदत पड़ गई होगी। मैं अपने पड़ोसी की निगरानी करने वाले ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे प्यारे पड़ोसी नहीं होते तो बहुत बुरा हो सकता था।